हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस E1 वर्सेस E2, वो भी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच से। इसका मतलब है कि हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस में SN1 होगा, किस में SN2 होगा, किस में E1 होगा और किस में E2 होगा। तो अगर इस वीडियो से देखने से पहले अगर आपने पहले दो वीडियो जो SN1 और SN2 वाला एक वीडियो है और एक जो E1 और E2 वाला वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। उसको मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में उसका, तो आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे भी आपको दोनों वीडियो दिख जाएंगे। तो इस वीडियो में भी उसका मैं प्रीव्यू दे दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि उन दोनों वीडियोस में क्या था, क्योंकि उसी का ट्रिक यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कहाँ मीन्स कौन कौन से जगह पे इन चारों में से क्या यूज़ हो रहा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं इन चारों रिएक्शन में। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन चारों में किस किस में होता है? SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, E1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, SN2 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता और E2 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसे ही SN2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पर SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और डिफरेंस क्या है? SN1 का जो रेट है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, इसलिए जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा SN1 का रेट होगा। ऐसे ही सेम E1 में भी है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट E1 का उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है। SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और फिर लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो जितना कम क्राउडिंग होगा वहाँ पे उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा और इसलिए रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट SN2 का क्राउडिंग पे डिपेंड करता है और SN2 का रेट और क्राउडिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही पहले तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो E2 रिएक्शन में डबल बॉन्ड के मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट उसका ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा फेवरेबल होगा रिएक्शन। तो E2 का जो रेट होता है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम देखते हैं इन चारों रिएक्शन का मतलब ये कब कब अकर करेंगे और कंडीशंस क्या है। तो SN1 अकर करता है मॉइस्ट Ag2O, Ag2O मॉइस्ट Ag2O और AgNO3 के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन अकर करता है। SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अकर करता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। और SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए तभी वो ईजिली अटैक कर पाएगा। E1 रिएक्शन में वीक बेस होना चाहिए तभी वो E1 रिएक्शन होगा। और E1 रिएक्शन का मस्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे E1 रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अगर वही बेस स्ट्रॉन्ग हमने दे दिया तो वहाँ हो जाएगा E2। अगर और क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है E2? टेम्परेचर पे E2 डिपेंड नहीं करता, चाहे आप हाई दीजिए चाहे आप लो, लेकिन हाई टेम्परेचर पे E2 थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे भी E2 हो जाएगा अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस दे दें। तो ये था कुछ छोटा सा ओवरव्यू उन चारों रिएक्शन का। चलिए अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो गाइज ये है आपका रिएक्टेंट और इन चार को मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब एक एक करके इन चारों को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, इसमें हमने दे दिया है AgNO3 और H2O। तो AgNO3 के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 या SN2 या E1 या E2? SN1 रिएक्शन AgNO3 के प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन ये Cl लीव कर जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, यहाँ जाएगा प्लस। फिर क्या होगा? H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में बढ़ जाएगा और ये OH माइनस जो है वो इस पर अटैक कर लेगा एंड फॉर्म कर लेगा अल्कोहल। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट।
ठीक है, अब हम अगला सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने दे दिया है डीएमएफ और सीएन माइनस। तो सबसे पहले देखिए डीएमएफ किसका एग्जाम्पल है। डीएमएफ जो है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दो बहुत फेमस है, एक है डीएमएफ, एक है डीएमएसओ। तो इन दोनों के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है। और इसमें हमने दिया है सीएन माइनस, और सीएन माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली SN2 रिएक्शन होगा। तो ये करेगा क्या, ये Cn माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक कर देगा Cn माइनस और इस Cl को लीव करवा देगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वहाँ पे अटैक करेगा और Cl को लीव करवा देगा। तो सिंपल Cl की जगह आ जाएगा यहाँ पे Cn। ये सब आपको मैकेनिज्म दिमाग में ही करना है कि Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl को लीव करवा देगा। तो देखिए SN2 जो है वो सिंगल स्टेप है, लेकिन जो SN1 था वो सिंगल स्टेप नहीं था। अब हम देखते हैं अगर इसमें हम ETOH और हीट दे देंगे तो क्या होगा। तो देखिए ETOH जो है वो एक वीक बेस है और हम हीट दे रहे हैं मतलब हाई टेम्परेचर। तो वीक बेस और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता था, E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन हम इसका करवाएंगे। तो E1 रिएक्शन में भी क्या होता है, पहले जो है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। तो Cl लीव करेगा और यहाँ पे हो जाएगा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक H मैं शो कर देता हूँ। फिर क्या होगा कि जैसे H2O हो गया, उसका लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये जाएगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन इन E1 रिएक्शन। तो ये फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा E1 रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ वीक बेस था और हाई टेम्परेचर था और हमने वाटर भी डाला था इसमें। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं NaNH2। NaNH2 क्या है, NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो मैं उसका आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। ये था अपना प्रोडक्ट, ये है जैसे H, तो NaNH2 उसमें Na प्लस और NH2 माइनस में बढ़ जाएगा। फिर जो ये NH2 माइनस है वो H पे अटैक करेगा और ये एक NH3 बना लेगा। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये Cl डायरेक्ट कर देगा लीव। तो जो E2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है। प्रोडक्ट जो है वो E1 और E2 में दोनों में सेम बना, लेकिन एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से हुआ और एक सिंगल स्टेप। तो देखिए इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट 4 बन रहे हैं, एक SN1, SN2, E1, E2। और हमने आपको बताया है कि क्या डालने पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ये SN1 हो गया, ये SN2 हो गया, ये E1 हो गया और एक E2 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज ये है आपका रिएक्टेंट और ये 4 दिया है आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इसमें दिया है मॉइस्ट Ag2O और CH3OH। तो मॉइस्ट Ag2O के प्रेजेंस में क्या होता है, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन करवाते हैं, तो ये Br लीव करेगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। सिंपल, सबसे पहले यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये प्लस हट जाएगा, और इसने हाइड्रोजन दिया है तो ये डोनर बन गया। तो यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। तो सिंपल ये हो गया कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यहाँ आ गया प्लस। अब क्या होगा, ये जो CH3OH है वो H प्लस और OCH3 माइनस में टूट जाएगा। तो OCH3 माइनस जो है वो इस प्लस पे अटैक कर देगा, ठीक, और मतलब C प्लस पे अटैक करेगा और सिंपल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे आ जाएगा OCH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका SN1 प्रोडक्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमने दिया है DMSO और एक्वस QH। तो DMSO जो है वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, SN2 रिएक्शन। और एक्वस QH भी हमने दिया है, इसका मतलब ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियसली SN2 रिएक्शन होगा। तो ये जो एक्वस QH है उससे हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगा आपको OH माइनस। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे कर देगा अटैक और Br को करवा देगा लीव। तो ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा।
यहाँ Br की जगह सिंपल आ जाएगा OH। तो देखिए SN2 सिंगल स्टेप में हो गया, ये हो गया आपका SN2 प्रोडक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें है हमने ETOH दिया है और हीट दिया है। ETOH मतलब वीक बेस और ये हाई टेम्परेचर। तो सिंपल है, E1 रिएक्शन का कंडीशन है, तो E1 रिएक्शन करवा दीजिए। तो E1 रिएक्शन कैसे होगा? सिंपल, ये जो कंपाउंड है उसमें से Br लीव करेगा और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। तो E1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। एज जस्ट लाइक दिस रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यहाँ जाएगा प्लस। अब क्या होगा, ये जो बगल में जो हाइड्रोजन है और ETOH के पास OH माइनस है, ये जो OH माइनस है वो H पे अटैक करेगा, वाटर बना लेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के चले आएगा यहाँ पे। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और ये मिथाइल। तो ये हो गया आपका E1 प्रोडक्ट। अब देखते हैं अगला। अब हमने इसमें दिया है एल्कोहलिक QH और हीट। तो एल्कोहलिक QH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में हमेशा E2 होगा। हमने हीट दिया है, क्या हम हीट मतलब यहाँ पे क्या हीट का इफेक्ट होगा? अगर हम हीट नहीं भी देते तो भी E2 रिएक्शन होता, लेकिन हमने हीट दे दिया है तो भी E2 रिएक्शन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस हाई टेम्परेचर का। तो क्या होगा इसमें, आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। यहाँ है आपका Br, तो एल्कोहलिक QH से हमको मिलेगा OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, देखिए इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। सिंपल, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के यहाँ चले जाएगा और Br लीव कर देगा, Br लीव कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो देखिए E2 जो है वो सिंगल स्टेप है, SN2 सिंगल स्टेप है और SN1 और E1 ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, फिर देखेंगे कि स्टेबिलिटी कहाँ है, उस हिसाब से होगा। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और आपको बताया कि SN1 रिएक्शन कब होगा, SN2 रिएक्शन कब होगा, E1 रिएक्शन कब होगा, E2 रिएक्शन कब होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में आ चुके हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर व्हाट्सएप और ईमेल कर दीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।